क्रिकेट के बारे में आप जानते हैं कि क्रिकेट का सीज़न है। सीज़न इसलिए है कि हर पाकिस्तानी इस वक्त क्रिकेट की खुशियों में गुम है और वो किसी न किसी तरह किसी न किसी टीम को सपोर्ट कर रहा है। डेफिनेटली ये वो टीम को सपोर्ट करना एक अलग बात है, मगर वो सब पाकिस्तान में क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं और ये क्रिकेट की दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छी और उम्दा वो पाकिस्तान के हवाले से ख़बर भी है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स का पाकिस्तान में आके खेलना और इस तरह का वो जो ये इवेंट्स जो थे हमने पाकिस्तान से बाहर शुरू किए थे और वो आहिस्ता 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 वो पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा इवेंट पाकिस्तान में होना शुरू हो गए ताकि वो एक एतमाद जो है वो बहाल हो सके। और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं उनकी मैंने वो तस्वीर वगैरह देखी हैं, कुछ वीडियोज़ वगैरह देखी हैं कि कुछ अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। अगर कोई गैर महफूज जगह हो तो वहाँ आपको तो आपके रोज़गार के लिए जाना पड़ सकता है, मगर आप अपनी फैमिली को वहाँ नहीं लेके जाएंगे। तो यहाँ पे वो अपनी फैमिलीज़ के साथ मौजूद हैं। एक बहुत अच्छा पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा है। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्होंने जिस तरह डेरन सेमी और ब्रेवो ये वेस्ट इंडीज़ के वो खिलाड़ी हैं जिन्हें पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मोहब्बत मिलती है इनके अपने रवैये की वजह से, इनके प्यार की वजह से। इनमें से ये खिलाड़ी जो हैं मज़ार क़ायद पे गए हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने हाज़िरी दी है और कराची की सड़कों पे ड्राइविंग की है और उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है इस सारे इवेंट को और पाकिस्तानी क्राउड को स्पेशली। तो आज एक बहुत अहम दिन है इस क्रिकेट के इस सीज़न का। पाकिस्तान सुपर लीग का आज एक फ़ाइनलिस्ट जो है वो डिसाइड होगा। आज मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के बीच। इन दोनों में से जो टीम जीतेगी उसे फ़ाइनल खेलना है। किसके साथ? कराची या इस्लामाबाद में से किसी एक टीम के साथ। तो आज हम इस हवाले से बात करने वाले हैं। आप दोस्त भी अपनी राय भी बताइएगा, अपनी टीम भी बताइएगा, अपना गैस भी बताइएगा कि कौन सी टीम जो है जीतने वाली है, आपको क्यों लगता है। और जो टीमें यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, अगर आप उनके साथ थे तो उनके बारे में भी आप जान सकते हैं कि हमारे साथ जो हैं वो आज एक्सपर्ट मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट के हवाले से वो प्रोग्राम्स जो हैं वो होस्ट करते हैं, उसके अलावा वो कमेंट्री करते हैं रेडियो पे और क्रिकेट भी खेलते हैं। अली सलमान मेरे साथ हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। फ़हीम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ज़बरदस्त। तो एक्साइटमेंट आपकी भी उतनी ही है जितनी आवाम की है या उनसे ज़्यादा है ज़रा आपकी? ऑब्वियसली बीइंग ए पाकिस्तानी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में इस तरह आपने खुद कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल होने जा रहा है और पाकिस्तान सुपर लीग थोड़ा सा डिफरेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट से। मैं मुख्तलिफ फोरम पे ये बात कर चुका हूँ, क्योंकि अगर कोई भी इंटरनेशनल टीम आती है तो एक कंट्री की टीम होती है। लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया आ गए या वेस्ट इंडीज़ आ गए या इंडिया आ गए, यहाँ पे बंच ऑफ प्लेयर्स हैं फ्रॉम दैट डिफरेंट कंट्रीज़। एक आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं तो उसमें साउथ अफ्रीकन्स भी हैं, उसमें ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, उसमें वेस्ट इंडियन भी हैं। तो एक टीम से 3-4 मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो मैसेज स्प्रेड आउट होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं पेशावर ज़ल्मी है तो उसमें भी इस तरह बंच ऑफ प्लेयर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, तो वहाँ से भी एक ऐसा मैसेज जाएगा। तो बड़ा अच्छा पाकिस्तान में ये मौका मिला है, सॉफ्ट इमेज भी जाएगा और इससे पाकिस्तान की जो टूरिज़्म है वो भी बेहतर होगी और काफ़ी पाकिस्तान इकनॉमिक जो कंडीशन है वो भी इस क्रिकेट से, इस PSL से काफ़ी बेहतर होगी। बिल्कुल जी। और क्रिकेट के हवाले से भी एक बहुत ही एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि हमारे खिलाड़ी वो नए लड़के जिनके सिलेक्शन हुई है, बहुत से हर टीम में तकरीबन ऐसे लड़के हैं जो हमने कभी नहीं देखे हैं पहले क्रिकेट खेलते हुए स्क्रीन पे, जो उन्होंने, तो अब वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलना एक बराबरी की बुनियाद पे और उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा हो रहा है, तो वो आगे पाकिस्तान के लिए बड़े मुफीद साबित हो सकते हैं। एग्जैक्टली फ़हीम, अगर मैं थोड़ा सा मैं पड़ोसी मुल्क की बात करता हूँ, इंडिया की, तो वहाँ पे जब IPL शुरू हुआ था तो उस वक्त विराट कोहली उनका अंडर 19 का कैप्टन था। विराट कोहली को उन्होंने बेंगलोर की टीम में इंडक्ट किया और विराट कोहली फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनके साथ खेल के ग्रूम हुए। इसके अलावा अगर हम रविंद्र जडेजा की वहाँ बात करते हैं तो उससे IPL से उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ। सेम एडवांटेज वी आर टेकिंग हेयर इन पाकिस्तान कि हमारे जो एमर्जिंग प्लेयर्स हैं वो इन प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं और इन प्लेयर्स के साथ खेल, शिनवारी, वो हसन अली, ये सारे यहीं से एग्जैक्टली नहीं, PSL की प्रोडक्ट तो नहीं है ये, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं। बहुत सारी फ्रेंचाइज
फ्रेंचाइज क्लेम करती हैं फ़हीम, और आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से, आपके प्राइम के तवज्जुद से मैं ज़रूर ये मैसेज क्लियर करना चाहूँगा कि ये PSL की प्रोडक्ट्स नहीं है। अच्छा। बहुत सारी फ्रेंचाइजी ये क्लेम करती हैं, शाहीन शाह अफरीदी को क्लेम करते हैं हमारी प्रोडक्ट है, कोई कहते हैं फ़खर जमान, लाहौर कलंदर क्लेम करते हैं फ़खर जमान हमारी प्रोडक्ट है। मैं कराची और सियालकोट का फ़ाइनल कवर कर रहा था एंड ही वाज प्लेइंग फॉर कराची, फ़खर जमान फाइनल तक टीम को लेकर आया फ़खर जमान, कराची की टीम को अगेंस्ट सियालकोट। तो ये कराची की प्रोडक्ट है, पाकिस्तान नेवी से खेलते हैं, कराची की प्रोडक्ट है। अंडर 19 शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान खेल कर आए थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल कर आए थे, उसके बाद लाहौर कलंदर ने इनको अपनी टीम में इंडक्ट किया। ये ज़रूर है कि बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या क्रिकेट कमेंटेटर या बतौर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, हम इनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। अच्छा, आम लोग इतना फॉलो नहीं करते, वो सिर्फ PSL फॉलो करते हैं, तो ये समझते हैं कि ये प्रोडक्ट इनकी है या ये अभी PSL से ही ये लाइमलाइट में आए। सही। अच्छा, तो ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है उसमें इनकी परफॉर्मेंसेस सबकी लड़कों की डेफिनेटली बहुत अच्छी थी, तो इन इदारों ने जो है, इन फ्रेंचाइजेज ने उन्हें अपने साथ अटैच किया और इन अपने साथ अपनी टीम में रखा इन्हें। फ़हीम, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाएगा, वो इसलिए होगा कि ये पाकिस्तान की बेस्ट प्रोडक्ट हैं भी और नहीं भी हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट्स भी चलते हैं, सोशल कॉन्टेक्ट्स भी चलते हैं। एक कैप्टन के साथ कौन सा प्लेयर ईजी है, लेट्स सपोज शोएब मलिक की मैं बात अगर करूं, मुल्तान सुल्तान ने शोएब मलिक के कहने पर शकील अंसर को लिया। ही इज़ 40 ईयर ओल्ड विकेट कीपर, 40 साल का विकेट कीपर उन्होंने अपनी टीम में लिया। अब उसका क्या फ्यूचर है, उसकी जगह कोई अगर यंगस्टर लेते, कोई अच्छा विकेट कीपर लेते, अंडर 19 विकेट कीपर लेते, तो वो ग्रूम होता। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट पाकिस्तान की नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो डोमेस्टिक T20 में अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, आपने भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे होंगे, या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो अभी भी, चूँकि उनके सोशल कॉन्टैक्ट्स नहीं है या उनकी इतनी ज़्यादा से नहीं है, तो वो अभी भी इन फ्रेंचाइज से बाहर हैं। मैं लेट्स सपोज एक बात करूँगा, पाकिस्तान की डोमेस्टिक T20 में एक प्लेयर है खुशदिल शाह, जो फाटा से खेलता है। शायद आपने उसका नाम सुना हो, हर नंबर पे बैटिंग करता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन वो इस फ्रेंचाइज में कहीं नहीं है। ठीक है सर, ये इनके बारे में बताइएगा, इस खिलाड़ी के बारे में। और खुर्रम मंजूर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है PSL के सिलेक्शन से पहले, तो उनके बारे में भी ज़रा बात कीजिएगा कि उन्हें भी क्यों, आखिर किस वजह से इग्नोर किया गया। एक वक्फे का वक्त है जी, वक्फे से वापस आते हैं तो आप दोस्तों की कॉल्स का वक्त शुरू हो जाएगा और हमारे ये सवालात जो हैं वो चलते ही रहेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। क्रिकेट के हवाले से बात हो रही है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अली सलमान, जो कि क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और कमेंटेटर भी हैं। तो अच्छा, आपने खुशदिल शाह की बात की, वो ये कहाँ के खिलाड़ी थे? फाटा वगैरह? फाटा से खेलते हैं। हाँ। और फाटा के लिए इनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, और लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, मिडिल में भी अच्छा खेलते हैं, हिटिंग भी अच्छी करते हैं। इवन कराची में जो रमज़ान टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंसेज बड़ी अच्छी होती हैं, जो मोइन खान अकेडमी में खेले जाते हैं, आपका भी वहाँ पर आना होता है। तो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर है, विकेट कीपिंग भी पार्ट है, विकेट कीपर भी हैं। सिर्फ एक खुशदिल की बात नहीं है। अगर मैं खुर्रम मंजूर की बात करूँ, खुर्रम मंजूर प्रूवन प्लेयर है, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, टेस्ट क्रिकेट खेले, हर फॉर्मेट के बेस्ट बैट्समैन है वो जी खुर्रम मंजूर। इसके अलावा फवाद आलम की हम बात करते हैं। अच्छा, तो फिर क्यों उन्हें स्पेस नहीं दी जाती है? क्यों उन्हें जो है ना सिलेक्शन में नहीं शामिल किया? PSL 3 में खुर्रम मंजूर कराची किंग के लिए खेले। जी हाँ, खेले। और कुछ इत्तलात, मेरी इत्तलात ये हैं कि खुर्रम मंजूर को शायद मिकी आर्थर की शायद लाइकिंग में नहीं थे वो, जिसकी वजह से खुर्रम मंजूर को इतने प्रॉपर। लाइकिंग क्या होता है? आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है, एक टीम चाहिए होती है, या अपनी पसंदीदगी नापसंदीदगी की, इसका हेयर स्टाइल अच्छा है तो इसको ले लो, ये नहीं अच्छा तो नहीं ले लो, या ये मतलब ये अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या होती है? लाइकिंग तो होती है, या तो कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं कि जो अच्छी शक्ल सूरत होने की वजह से 15-15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल गए, तो लाइकिंग डिसलाइकिंग तो फ़हीम होती है। ठीक है, तो पब्लिक की लाइकिंग, पब्लिक डिमांड भी होती है, पब्लिक डिमांड होती है। सही है। अच्छा, तो अभी इन प्लेयर्स का देखें ना, जो इतनी अच्छी क्रिकेट है जिन लोगों की, उनका क्या फ्यूचर है फिर? अगर वो इस चीज़ की नज़र हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो इसका मतलब है कि सिफारिश और पर्चियाँ फिर चल रही हैं। देखिए, इनका ब्रेड एंड बटर तो यही है, ठीक है ना। अगर PSL नहीं भी खेल रहे हैं
तो खुर्रम मंजूर पाकिस्तान कप अभी होने वाला है इंशाल्लाह, उसमें उनका नाम होगा, अप्रैल में होने वाला है पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट। अपने डिपार्टमेंट से वो खेल रहे हैं, रीजन से वो खेल रहे हैं। इसी तरह फवाद आलम अपने डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, रीजन से खेल रहे हैं। इसके अलावा इनको कोई काम आता नहीं है, इन्होंने क्रिकेट ही आती है तो ज़िंदगी भर क्रिकेट ही खेली है और ये क्रिकेट ही खेलेंगे। PSL में सिलेक्ट होना ना होना एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक बात ज़रूर कहूँगा कि ठीक है आप PSL में सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो इट्स अप टू यू वॉट एवर यू थिंक ये केपेबल हैं PSL में खेलेंगे, इनकी इतनी से नहीं है या लैकिंग में नहीं है। लेकिन PSL से जो पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप T20 से आप पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसमें अगर इस वजह से उनको आप टीम से ड्रॉप करते हैं तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। अच्छा, सही है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बताइए कि जैसे यहाँ पे PSL में कुछ खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब जब कौमी क्रिकेट टीम की तश्कील होती है तो क्या उसमें इन खिलाड़ियों का तो नाम होता ही नहीं। जैसे कामरान अकमल हैं, वो एक बेहतरीन क्रिकेटर, पाकिस्तान में जितने भी फॉर्मेट्स हम देखते हैं उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी, बहुत अच्छे कीपर हैं, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो कौमी टीम में क्या अभी उनकी दोबारा वापसी हुई है? फ़हीम, बड़ा अच्छा आपने ये क्वेश्चन पूछा है। कराची किंग के कोच हैं मिकी ऑर्थर, और कराची किंग की बेंच पे मौजूद हैं, ऑन एंड ऑफ उनको खिला रहे हैं रिजवान को। रिजवान की फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं है, और जो पाकिस्तान के भी जो नेशनल कोच हैं वो हैं मिकी ऑर्थर। अब अगर मिकी ऑर्थर उनको कराची किंग से नहीं खिला रहे हैं तो फिर पाकिस्तान की टीम में सिलेक्शन का क्या जवाब बनता है? ये एक सवाल है ना, कि अगर उनका इतना उन पर एतमाद नहीं है, कि सबको पता है कि अभी रिजवान की फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई है, वो कराची किंग में भी विकेट कीपिंग नहीं कर रहे, बैन डंक उनकी जगह विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान की टीम में उनकी सिलेक्शन का क्या जवाब बनता है? बिल्कुल, खिलाड़ी की फॉर्म और फिटनेस देखनी चाहिए। नुकता है ये। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो कामरान अकमल का। अगर कामरान अकमल प्रूव कर रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग में प्रूव कर रहा है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रूव कर रहा है, तो वाई दे आर नॉट सेलेक्टिंग कामरान अकमल इन पाकिस्तान टीम? रीज़न उसका क्या है कि रिजवान से शायद उसको नीचे खिलाया जाएगा, रिजवान शायद परफॉर्मेंस ना दे सके। सिर्फ एक प्रेशर हो सकता है कि आपने एक नया लड़का जो है नया चांस दिया किसी को, ताकि उसे तैयार कर रहे हैं, मगर जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको तो उसकी परफॉर्मेंस का तो फायदा उठाएं, उसकी फॉर्म का। सर, एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची। जी रियाज खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। अली सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रियाज कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। अली भाई, बात यह है कि आप हक और सच की, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरा फरियाज जिमखाना से ताल्लुक है। रियाज थोड़ा सा, चूंकि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट से, ग्रास रूट क्रिकेट से वाबस्ता हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह आपके नाम से ही पहचान गया हूँ, और मुझे पता है कि आप पूरा मीडिया देखते हैं, फरियाल जिमखाना का भी और जोन 4 का भी। और क्यों दूर हैं ये भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन ऑन एयर बताऊंगा नहीं कि किस खिलाड़ी के कहने की वजह से आप दूर हैं। कहें तो ऑन एयर बता दूं? नहीं छोड़े, बोल दे अली भाई, आप हक और सच हमेशा बोलते हैं, आज बोल दें। चले छोड़े। अच्छा जल्दी, अच्छा वक्त हमारे पास बहुत कम है, बहुत कमर्शियल्स हैं, हमें जो है ना वो ब्रेक पे जाना है। एक बात करनी है। जी हेलो जी फरमाइए। बात यह है कि जी PSL की वजह से जो है सीनियर PSL में सीनियर प्लेयर खेल रहे हैं या जूनियर खेल रहे हैं, ये PSL तो कोई क्रिकेट नहीं है, मैं नहीं मानता। T20 की वजह से हमारी जो है टेस्ट क्रिकेट और वो वाली जो है इंटरनेशनल 50 ओवर की क्रिकेट तो बिल्कुल खत्म हो गई है। सही है। अब बात यह है कि जी प्लेयर्स के लिए, प्लेयर्स की बात करूंगा कि मुश्ताक कलोड़ो पिछली बार था, उसे लेके चले गए, वो तकरीबन तेज तरीन बॉलर आने वाला था, उसका नाम कहते थे कि जी वो शुएब अख्तर के टक्कर का बॉलर बन जाएगा, लेकिन उसका नाम इसमें है ही नहीं। सेकेंडली, लाल कुमार मिट्टी थर से वो चला गया श्रीलंका फर्स्ट क्लास खेलने के लिए। क्यों चला गया लाल कुमार? फिर उसके बाद आजम हुसैन लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, है ना, बेहतरीन बॉलर, उसको कराची में इनाम नहीं दिया गया। आखिर क्यों नहीं दिया गया? फिर उसके बाद हारिस अली खान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस की। हारिस अली खान का इस T20 में कहीं नाम ही नहीं, PSL में कहीं नाम ही नहीं। अब भाई आप PSL में अंडर 19 के भी प्लेयर्स ज्यादा से ज्यादा रखें, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक ये अंडर 19 पे अब जानजेब सुल्तान है, आप यकीन करें मैं आपको बता रहा हूं, और अली भाई आप मेरी बात याद रखिएगा कि जानजेब सुल्तान आने वाले टाइम का पाकिस्तान का बहुत बड़ा। ठीक है रियाज साहब, बहुत शुक्रिया, मैं आपसे मजीद बात करना चाह रहा था मगर मेरे पास वक्त बहुत कम है। हमें थैंक यू सो मच, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो भी हमारी गुफ्तगू हुई है उस यही कि हम हुकूमत वक्त से जो है अपील कर सकते हैं कि ये क्रिकेट के सेक्टर से आप करप्शन जो है ना यहाँ भी आप वो निकलनी चाहिए, और ये सिफारिश और इस तरह के सारे मामला ख़त्म होने चाहिए। इससे सिर्फ और सिर्फ वो जो सही, जो टैलेंटेड लोग हैं, जिनका
क्रिकेट से ताल्लुक़ है वो अच्छी क्रिकेट जो है ना वो सामने आएगी जिसमें मुल्क व कौम का नाम रोशन होगा। सर मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। हमें ज़रा वक्फे की तरफ बढ़ना है और उसके बाद जो है वो हमें दूसरे मौजू की तरफ जाना होगा, तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अभी ये मैचेस चल रहे हैं, ज़रा दोबारा गपशप करेंगे। दोस्तों एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक मारूफ हर्बलिस्ट जिनको आप सब जानते हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे वो हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से बेहतरीन नुस्खे बताती हैं और जिससे पाकिस्तान भर में बेशुमार लोग मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा नाज साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से हमें क्या बताने वाली हैं? हर्बल ट्रीटमेंट वैसे तो सबको पता है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और हम बताने वाले हैं कि इस दौर में मेरे पास जितनी ख़वातीन आती हैं हार्मोनल इश्यूज़ में बेइंतहा हार्मोन्स जो हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और उसको हल क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ उसको किस तरह हल किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा तो एक्चुअली हार्मोनल जब कुछ इश्यूज बनते हैं तो क्या क्या उसके सिम्पटम्स होते हैं, उससे क्या क्या एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं? बिल्कुल, ख़वातीन में तो अगर हार्मोन्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं तो आप देखिएगा कि फेशियल हेयर्स जो होते हैं ख़ास तौर पे ये आना शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पे लेज़र ट्रीटमेंट्स की तरफ जाती हैं। अब लेज़र ट्रीटमेंट्स इट्स टू एक्सपेंसिव ऑल्सो और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है ये बेसिकली। इलाज है। आप जब तक इंटरनली ट्रीटमेंट नहीं करेंगे वो फॉर द टाइम बीइंग के लिए होता है वो ट्रीटमेंट, उसके बाद वो दोबारा आना शुरू हो जाता है। मेरे पास कई ऐसी पेशेंट्स आती हैं जो कहते हैं कि जी फालतू बाल ख़त्म करने हैं लेकिन मैं लेज़र करा के आई हूँ, मुझे थोड़े दिन तक सही रहा, उसके बाद दोबारा बल्कि और स्कार्स शुरू हो गए। तो कोशिश करें इंटरनली ट्रीटमेंट, चाहे वो मोटापे से हो, बालों से हो, स्किन से हो रिलेटेड, लेकिन इंटरनली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। यानी मर्ज की जड़ को पकड़ा जाए, जड़ को पकड़ा जाए और जड़ को जड़ से ही ख़त्म किया जाए। हम उसे, हमारे यहाँ क्या होता है अमूमन हम बुखार और नज़ले की भी दवाई लेने अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें जो है एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स क्या करता है कि वो प्रॉब्लम को दबा देता है। दबाने के बाद क्या होता है हमारा एक तो इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है, तबाह हो जाता है वो, उसके बाद फिर हमें वो दोबारा बीमारी जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाती है। कभी भी मैं ये कहती हूँ कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो कोशिश किया करें कि कम से कम करें, क्योंकि उससे हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो बीमारी से लड़ने की ताकत होती है, वो बॉडी में ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा आप हार्मोनल इश्यूज़ की बात कर रहे थे, तो ये जो मसाइल होते हैं हार्मोन के, ये हमारी सेहत पे किस तरह असरअंदाज होते हैं एक्चुअली? मतलब वो क्या सेहत पे, हेल्थ पे क्या असर आता है हेल्थ पे ऐसा होता है कि आपका वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मोटापे की वजह जो है, बिल्कुल फेशियल हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। और इस दौर में आपने देखा होगा इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो बहुत हद तक बढ़ता जा रहा है। इसके लिए पहले इतना नहीं होता था, हमने अपनी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल गलत तरीके से शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हार्मोनल इश्यूज़ भी आते हैं। हमने खाना खाने के टाइम अपना बर्बाद कर दिए, कोई वक्त पे खाना नहीं खाता है, खाना खाता है तो उसका डाइजेशन टाइम कितना होता है वो नहीं पता लोगों को। उसके बाद जो हम ये अनहेल्दी फूड ले रहे हैं, कोशिश करें अब, क्योंकि मैं वो चीज़ यहाँ बताती हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल कर रही होती। मैंने कुछ चीज़ें बताई थी शुरू में भी कि अब अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दें, प्रिजर्व केमिकल वाली चीज़ों को छोड़ दें, कोशिश करें कि फ्रोजन फूड्स की बात कर रही हैं। फ्रोजन फूड्स तो हैं ही, वो तो कैंसर करते ही करते हैं। अगर आप इतना फ्रोजन किया हुआ खाएंगे तो वो तो बिल्कुल, आप फ्रिज में भी अगर रखा हुआ, मैं कहती हूँ आटा भी 1 से 2 दिन अगर रखा हुआ है, उसके अंदर आपके वो जर्म्स आना शुरू हो जाते हैं जो आपको आपकी बॉडी से लड़ने की ताकत ख़त्म कर देते हैं ना वो अंदर। फिर आपके क्या होता है, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ माइक्रोवेव का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। माइक्रोवेव के इस्तेमाल की वजह से जो रेज़ हैं वो इंतहाई ख़तरनाक होती हैं। हमारे पास मेरे ख्याल से लोगों के घरों में 20-20, 25-25 साल से माइक्रोवेव यूज़ हो रहा होगा। वो माइक्रोवेव को चेक करने का एक तरीका है। चेक करने का तरीका क्या है कि अपना सेल फ़ोन बंद माइक्रोवेव में आप बंद करके अंदर रख दीजिए और उसकी दूसरे सेल से कॉल कीजिए। अगर तो बेल जा रही है तो माइक्रोवेव ख़राब हो चुका है।
और नहीं जा रही तो फिर वो पैक हो चुका है, उसकी रेज नहीं जा रही अंदर। ये मैं तरीका इसलिए बता रही हूँ क्योंकि माइक्रोवेव अगर ख़राब हो गया है तो वो फिर आपकी जो रेज आप खाने गर्म कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, यही वजूहात हैं जो हमें आजकल जो हमारे जो कैंसर के जर्म्स बढ़ रहे हैं वो इन्हीं वजूहात की वजह से बढ़ रहे हैं। देखिए माइक्रोवेव तो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या मुद्दत होती है हमारे यहाँ, मैंने क्या बोला, 25-25 साल से यूज़ करते हैं, उसको थोड़ा चेंज की तरफ भी आना चाहिए। मैंने तरीका बता दिया, अगर तो सही काम कर रहा है तो यूज़ करें, नहीं कर रहा तो प्लीज़ उसे चेंज कीजिए। अब ये भी तो देखिए कि अगर हम 25 से 30 साल पहले चले जाते हैं वक्तों में, उस वक्त इतनी बीमारियाँ तो नहीं थी, उस वक्त ये सब चीज़ें नहीं थी। हम लोग फ्रेश खाने खाते थे, फ्रेश मसाला जात यूज़ करते थे, फ्रेश दूध यूज़ करते थे। इवन अब तो हर चीज़ डब्बे में पैक हम यूज़ करते हैं ये सोच के कि ये हाइजीनी है हमारे लिए, हम इसे यूज़ करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। फ़ायदा उसकी एक एक्सपायरी लिमिटेड होती है, वो जल्दी एक्सपायर हो जाता है आपके पास। 7 दिन तक, अगर आप 6 से 7 दिन की एक्सपायरी होती है, चाहे वो डब्बे का दूध हो, दही हो, कोई भी मसाला आपने खोल लिया, उसके बाद वो दोबारा काबिल इस्तेमाल ठीक हो गया। अच्छा, तो आप बता रही थी ख़वातीन का ये जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं और ये मोटापा है और बे-औलादी है, ठीक है, ये 3 मसाइल, क्या इनका हर्बल ट्रीटमेंट से इनका हल मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। कुछ में भी, जैसे जिन लोगों के वेट पुट ऑन हो जाते हैं, जिन लोगों को वेट बढ़ने के बाद फिर वज़न एक खुद बीमारी है, वेट बढ़ने के बाद आप देखिए जॉइंट का पेन शुरू हो जाता है, बहुत सारी और इंटरनल ख़वातीन की हार्मोनल इश्यूज शुरू हो जाते हैं, उनका साइकिल का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो उसके लिए मैं अपनी ये दवाई, हार्ट के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, हार्ट, बहुत सारी चीज़ें। देखिए वेट के लिए तो मैं फैट स्मैशर, हमारा ये मेडिसिन है, ये देती हूँ, ठीक है। हार्मोनल इश्यूज़ के लिए बेसिकली मैंने ये दवाई जब फॉर्मुलेशन मैंने इसकी ली थी तो ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए थी, लेकिन जो मुझे इसके रिजल्ट मिलते चले गए, एक्चुअली लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि लीवर जो है वो हमारा बादशाह होता है बॉडी का, और जंगल के बादशाह जब तक वो काम सही नहीं करेगा तो पूरा जंगल फिर तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो पूरी रियाया राजी है। अच्छा, इस बारे से हमें बताइएगा, एक वक्फे का वक्त जो है ना, वो मेरे कान में आवाज़ आई कि जनाब वक्फा ले लें। ठीक है जी, वक्फा ले लेते हैं, जैसे आप कहेंगे। एक वक्फे के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करेंगे, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा नाज साहिबा, जो कि पाकिस्तान की एक जानी मानी हर्बलिस्ट हैं, और इनसे बात हो रही है हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से। वक्फे से पहले हुमैरा जी आप बता रही थी कि जो हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, इनमें एक बहुत बड़ा इशू है, वो है मोटापा। अच्छा, तो लोग मोटापे पे काबू तो पा रहे होते हैं, मगर वो जो आप बता रही हैं कि जो जड़ होती है मर्ज़ की, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, तो उसके लिए आपने ये अपनी लीवर डिटॉक्स जो आपकी एक मेडिसिन है, हार्मोन्स से जो रिलेटेड, हाँ, तो ये आप यूज़ करवाती हैं। बिल्कुल। तो इससे इसके बाद आपको किसी किस्म की दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, या इसके साथ पूरा कोर्स करना पड़ता है आपको, जो भी बालों के या मोटापे के या कोई इश्यूज़ हो? डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपकी प्रॉब्लम की वजह से या हार्मोन्स के इश्यूज़ की वजह से आपका बाल भी गिर रहा है तो जाहिर सी बात है आपने एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ऑयल लेना होगा। अगर आपकी स्किन पे एक्नी आ रही है हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, तो फिर उसका भी ट्रीटमेंट आपने साथ करवाना होगा जिस तरीके से। ठीक है। तो इसके मतलब मैंने कहा ना कि इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, तो वजूहात को जब हम कंप्लीट करते हैं एटलीस्ट 3 to 6 मंथ, वटएवर 8 मंथ्स पे भी जा सकता है। ट्रीटमेंट का एक टाइम पीरियड होता है। अब जब हर्बल ट्रीटमेंट हमारे पास आते हैं तो आपको हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, हमने कोशिश ये होती है कि उनको हमने इलाज देना है, प्रोवाइड करना है। जो वो एक होप लेके हमारे पास आता है तो उसकी बीमारी को हमने ख़त्म करना है, दबाना नहीं है। अब जैसे मेरे पास एक्नी और पिगमेंटेशन के क्लाइंट आते हैं तो वो कहते हैं जी 3 दिन में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कम से कम, क्योंकि प्रॉब्लम पहले जड़ से बाहर निकलेगी, अब 2-3 दिन के बाद उनके बाद एक्नी और ज़्यादा निकलने लगती तो कह रहे ये क्या हो रहा है,
तो और इसलिए ये हो रहा है। महीनों के बाद तो ये इतना मर्ज बढ़ाया होता है, इतने महीने लगे होते हैं उस पर, 3 दिन में कैसे इलाज हो सकता है उसका? वही है, शादी हो रही है, 15 दिन में मेरी शादी है, अब मेरी स्किन का कुछ कर अब दे, मुझे गोरा कर दे, अब मुझे गोरा कर दे। सही तो है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पेशेंस से चलना होगा। उसमें ये होता है कि हम पहले प्रॉब्लम को बाहर निकालते हैं, फिर उसको क्योर करना पड़ता है, फिर कहीं जाके आपके स्कार्स हो गए ये रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, या जो इलाज पोर्स होते हैं उसको हम ठीक करते हैं। तो ये पूरा पैकेज होता है जिसमें हम साथ चल रहे हैं। एक्नी का अलग है, पिगमेंटेशन का अलग है, मोटापे का, अब जैसे अगर हार्मोनल इश्यूज है आपको, इसके साथ फिर आपको वेट लॉस की मेडिसिन, क्योंकि अगर किसी का 100 kg तक वेट चला गया है तो लाजमी इस मेडिसिन के साथ फिर फैट स्मैशर भी दिया जाएगा। तो वो आपकी प्रोडक्ट ये है फैट जी स्मैशर? बिल्कुल, ये वाली ठीक है। फैट स्मैशर तो है। इसमें मुझे ये बताइए कि क्या ये एक और बहुत बड़ा इशू होता है जब लोग टीवी पे देख रहे होते हैं ना, तो किसी प्रोडक्ट के बारे में या कोई हर्बलिस्ट वगैरह या कोई डॉक्टर वगैरह जब कोई सजेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये एतराज़ होता है कि वो पता नहीं शायद इतनी महंगी अद्वियात होती हैं कि हमारी वो पहुंच से बाहर हैं। तो वो क्या आपकी जो रेंज है, प्राइस रेंज जो है, वो आम कोई भी देखने वाला जो है क्या उसे खरीद सकता है, इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल खरीद सकता है। मैं यहाँ प्राइस मेंशन भी कर देती हूँ, जैसे कि अगर आप फैट स्मैशर का कोर्स लेने जाते हैं, ये 2000 का 2 मंथ्स का पैकेज है। अच्छा, तो इतना मैं नहीं समझती कि कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और फिर हमें 13 साल हो गए काम करते हुए। एक हमारी वर्थ है। लोग अगर जानना चाहें गजाली हर्बल को तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि एक टाइम हो गया हमें, और ये जितने भी आप मेडिसिन देख रहे हैं ये टेस्टेड है फ्रॉम PCSIR। यानी कि 1000 रुपए महीने, 33 रुपए की रोज की दवा खानी है बिल्कुल आपने। बिल्कुल। ठीक और है, ये फिर तो affordable है। ऑथेंटिक है ना आपके पास, एक आप ऑथेंटिक लोगों के पास आ रहे हैं। फिर Results अगर हैं। आप ये सिर्फ अगर हार्मोन्स का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये तकरीबन 2000 का 2 मंथ्स का पैकेज होगा। सुबह शाम आपने एक एक गोली लेनी होगी ओके, ठीक इसकी। है। इसमें ये दवाई जो है वो हार्मोन से रिलेटेड भी है, लिवर फंक्शन को फास्ट करती है, आपके ब्लड को साफ करती है, बहुत सारी चीज़ों में आपको ये हेल्प देती है। इवन हेपेटाइटिस C जिन लोगों को हुआ था वो मेरे पास आए, जी मेरा लिवर फंक्शन काम नहीं कर रहा, ब्लड नहीं बन रहा, मैंने उनको ये मेडिसिन दिया। मैंने कहा अल्लाह का नाम लेके आप स्टार्ट तो कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो खातून इस्लामाबाद से बैठे हुए वो हेपेटाइटिस C की पेशेंट थी, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करा लिया था लेकिन वो चल नहीं सकती थी। वो खातून वहाँ से फ़्लाइट लेके जब सही हो गई तो मेरे पास थैंक्स करने के लिए वो यहाँ मेरे पास आई कि मैं चल नहीं सकती थी और आपकी ये मेडिसिन मेरे इतने काम आई। ऐसे अल्लाह ताला ने बस शिफा लिखी बिल्कुल, होती है बिल्कुल। तो वो मिल जाती है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सना बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सना आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्या कहना सबसे चाहते हैं? पहले तो आपकी शो की तारीफ करनी है, बहुत जबरदस्त शो है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, आप माशाल्लाह से इतने अच्छे सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटीज बुलाते हैं कि दिल करता है इंसान का देखने का शो। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आज अच्छा, हुमैरा जी से आपके क्या पास- पूछना चाहती हैं? जी मैम से ये पूछना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। मुझे ये पूछना है कि मुझे ना एक्नी का प्रॉब्लम रहता है। तो मेरी एक्नी ऐसी है कि आती है और चली जाती है। ठीक है, तो मैं चाह रही थी कि अगर मैं आपके क्लिनिक आना चाहूँ तो मुझे एड्रेस पता चल सकता है, टाइमिंग बता- वगैरह? ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप ऑनर प्रोग्राम देखिए भी देखिए। बताते हैं। जी, ओके अच्छा, मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये एक्नी आती और चली जाती जो इन्होंने कहा, तो ये इसी तरह होता है कि वो जल्दी जल्दी ऊपर से बस इलाज होता है और फिर वो दोबारा से निकल आती है? ये कुछ problem- टाइम बच्चियों में ख़ास तौर में मैंने देखा है कि ये 20-25 तक की जो एज होती है उसमें ये एक्नी आती है, बल्कि 16 से स्टार्ट हो जाती है। ये टीन एज से जब बच्चियां या बच्चे, अब तो लड़कों के भी होते हैं, हाँ। जितने भी हैं, तो ये टीन एज से इसलिए होता है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो ग्रोन अप हो रहे होते हैं। उस ग्रोन अप में कहीं ना कहीं एक्नी आती है। अब क्या करते हैं बच्चे, वो नॉचिंग स्टार्ट कर देते हैं जिससे स्कार्स रह जाता है। तो उसी वक्त हमने इस प्रॉब्लम को, अब हमारे यहाँ माँ बाप कहते हैं अरे ये तो है ही, आएंगे चले जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं होता कि ये तो वक्ती है, आएंगे चले सबकी आते जाएंगे। हैं। लेकिन अब वो दौर आ गया है, पहले वाला दौर नहीं रहा है। हम अगर पीछे चले जाएं तो हमारे इस माहौल में गाड़ियाँ इतनी नहीं थी पहले, अब इतनी गाड़ियाँ आ गई हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन किसका है? जो गाड़ी रोड पे चलती है, टायर जब रोड से आप घिसता है तो उसका जो पार्टिकल्स है वो हवा में शामिल हो जाता है। अच्छा। तो वो एक तो गर्द है, उसके बाद वो जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे सर में भी जाके बैठते हैं, वो हमारी स्किन पे भी जाके बैठते हैं। सांस में भी जाते होंगे? बिल्कुल जाते हैं हमारे। आप कभी आप नाक को साफ करें तो आप देखिएगा कि इतनी डस्ट ऐसा लगता है कि निकल रही है कि आप फील करेंगे कभी डस्टिंग के बाद। ऐसे ही है, आप कोई मुल्क से बाहर जाएं जहाँ पे पोल्यूशन ना हो तो आप फ्रेश फील करना शुरू हो जाते हैं। वो फ्रेश एयर की वजह से ही है। बिल्कुल। अच्छा, एक और कॉलर भी है, इनको भी शामिल करते हैं, फिर आप ये सना को भी जो सजेस्ट करना होगा वो भी कर बिल्कुल, मैं दीजिएगा करती और हम कॉलर के बाद
बाद ब्रेक पे भी जाना है, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्लान मिल गया हमें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से नफीसा बोल रही हूँ। नफीसा साहिब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? बस मैं ये इनसे पूछना चाह रही थी, मेरी बच्ची का मसला है कि उसके बाल बहुत ड्राई है ना, और ज़रा अपना वो केयर भी ज़्यादा नहीं कर रही है। ठीक है। तो मुझे ज़रा मतलब दोनों ही बच्चियाँ हैं मेरी माशाल्लाह, दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, तो दोनों के मतलब बाल बहुत ड्राई रहते हैं ना। ठीक है, तो आप मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, अगर आप थोड़ा मशवरा भी दे, अगर थोड़ा बहुत गिफ्ट वगैरह भी मिल जाए। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे हम, तो फिर हम हमारा साहिबा से इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। ये हेयर और स्किन के हवाले से दो क्वेश्चंस हमारे पास हैं, इनके बारे में बात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। वक्फे से पहले हमारे साथ 2 कॉलर्स थे, उनके सवाल थे जिन्होंने हुमैरा नाज साहिबा से पूछा था। पहली कॉलर थी सना, उन्होंने कहा था कि उनको पिंपल्स वगैरह एक्नी का प्रॉब्लम है जो आता जाता रहता है। बिल्कुल। तो उसके लिए आपने क्या सजेस्ट किया उन्हें, वो बता दें। और फिर बालों के हवाले से एक खातून थी सवीना, उन्होंने अपनी 2 बेटियों के बारे में पूछा था। सही। एक्नी का प्रॉब्लम जो इस तरह का प्रॉब्लम होता है, लाजमी सी बात है, वो हार्मोनल इश्यूज़ हैं। जब हार्मोन्स आपके डिसबैलेंस होते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपने पानी पिया, सब चीज़ें की, और एक टाइम पीरियड होता है वो आपका गुजर जाता है, तो वो फिर एक्नी जाना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हम ये पूरा, जैसे अब मेडिसिन तो यही देते हैं ताकि ब्लड प्योरिफिकेशन हो जाए, साथ में हम अपना ये जो मास्क और क्रीम है ये दी जाती है, जिसमें हम फेयर एंड पिगमेंटेशन, कहीं गोरा करना नहीं लिखा। अच्छा, ठीक है। आप फेयर, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी स्किन जो ओरिजिनल कलर है वो वापस आ जाएगा। मास्क जो आपके जो पोर्स एनलार्ज हो जाते हैं, ये उसके लिए दिया जाएगा और ऑयल को कंट्रोल करेगा। अच्छा, तो ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद क्या फेशियल की ज़रूरत रहती है जो पार्लर्स में जाके फेशियल्स करवाती हैं खवातीन? हमारे यहाँ तो फेशियल का कॉन्सेप्ट ही गलत है। हमारे यहाँ तो फेशियल करने जाते हैं, एक लिस्ट बनी हुई होती है, फलां फेशियल, वाइटनिंग फेशियल, 3D फेशियल। फेशियल का हाइड्रो ऑक्सीजनेट फेशियल, तो पता नहीं केड़ा फेशियल, 10-10 हज़ार के फेशियल्स हो रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता, लोग जब पे कर रहे होते हैं ना इस तरह, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इतना पैसा लोगों के पास के 8-8 और 10-10 हज़ार रुपये आप फेशियल में बर्बाद कर रहे हो। ये सिर्फ नाम दे दिए गए, मार्केटिंग कर दी गई है। फेशियल आपकी ये जो स्किन की ये जो बोन्स होती हैं, यहाँ पे ये 14 बोन्स है हमारी, 14 फेशियल बोन्स को रिलैक्स करना होता है हमने। जब ये रिलैक्स होती हैं तो वो ग्लो खुद ब खुद आपके फेस पे आना शुरू हो जाता है, ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है और वो ग्लो आना शुरू हो जाता है, सर्कुलेशन मूवमेंट हो जाती है। और ये जो फिंगर्स हैं, ये जो हमारा ये टिप्स काम कर रही हैं, कोई मशीन, कोई गैल्वेनिक वो नहीं कर सकती जो आपकी फिंगर्स करती हैं। गैल्वेनिक मशीन जो है वो एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, नो डाउट कि वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, लोग बड़ा अच्छा आता है, वो मशीन्स काम कर रही होती हैं, लेकिन है भी तो वो बहुत महंगा, हर एक की पहुंच में नहीं है। तो हम क्यों ना ऐसी चीजें तो लोगों इससे को गुजारा हो जाता है। बिल्कुल, इससे गुजारा हो जाता है। ये 4 चीज़ों से ही, 3 से 4 चीज़ें जो हमारे पास, फेस वॉश है, हमारे पास क्रीम, मास्क, ये चीज़ें हैं, आप इसी से अपना फेशियल कर सकते हैं। ठीक है। और ये भी कहते हैं ना कि जब एक्नी वगैरह का इशू हो तो उन दिनों में स्पेशली वो फेशियल नहीं करवाना चाहिए, फेशियल तो नहीं उसमें ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली दवा की दवा और फेशियल का फेशियल। अच्छा, ये तो हो गया। अब जब एक्नी का इशू होता है तो उस वक्त जो है ना वो 2 चीज़ें कही जाती हैं, कहते हैं कि आपने टच नहीं करना है बार बार, और दूसरा फेस वॉश करें। अब फेस वॉश करने के लिए फेस वॉश जो है वो आप क्या रिकमेंड करती हैं कि जिससे हमारी स्किन में वो जो एक जो नमी होती है, ऑयल होता है, वो ख़त्म रहे, सीबम की जो एक्सक्रीशन हो रही होती है। बाज़ औक़ात टिपिकल नाम दे दिए जाते हैं, स्पेसिफिक जिसे कहते हैं ना, एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है फेस वॉशेस का कि आपकी ये वाली स्किन ये वाला फेस वॉश यूज़ करेगी, आपकी अगर पिगमेंटेशन है तो ये फेस वॉश यूज़ करेगा। मैं इसी तरह बात करूँगी शैम्पू की भी बाद में, लेकिन फेस वॉश कितनी देर आपके चेहरे पे रहता है? मैक्सिमम 1 मिनट, मैक्सिमम, बल्कि हाफ मिनट में क्लीन। बिल्कुल, फेस वॉश का मकसद सिर्फ क्लिनजिंग या क्लीनिंग करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप फेस वॉश कीजिए, साथ में आपको जो इलाज है, अब यहाँ हमारे पास कुछ खवातीन कॉल करती हैं, जी टोटका बता दें सिर्फ, आप हमारा इलाज हो जाएगा। टोटका थोड़ी लिमिटेड टाइम के लिए है, और वो उनके लिए है जिनकी प्रॉब्लम सिर्फ स्टार्ट होती है अभी, तो उसके लिए बताया जाता है। इलाज बहरहाल आपने जिससे भी कराना है वो इलाज प्रॉपर इलाज करवाना। अच्छा, कॉलर हमारे साथ शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जवेरिया कोहाट से बात कर रही हूँ। जवेरिया साहिबा कोहाट से, आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहती हैं जवेरिया साहिबा? क्या हाल है फहीम भाई, ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जवेरिया जी, आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, शुक्र है। Good. हुमैरा आई है, आपसे बात करनी है। बात कीजिए, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ये छाइयों का मैंने पता करना था कि 20 साल हो गए ना मेरी छाइयों को, अच्छा। खत्म नहीं हो रही। अच्छा, आपकी स्किन ड्राई रहती है? जी? स्किन खुश्क रहती है आपकी? खुश्क तो नहीं है इतनी। अच्छा, ठीक है। आपने कभी इलाज करवाने की कोशिश की है इसकी? इलाज वगैरह करवाया पहले कभी छाइयों का? छाइयों का इलाज करवाया है, लेकिन जब दवाई खत्म हो जाती है तो फिर से आ जाती है ना। ठीक हो गया। जाती है। पहले नाक पे और गालों पे थी, अब पीछे चली गई है ना। आप प्रोग्राम देखिए, ऑन एयर इसका जवाब देती हूँ मैं। और बल्कि प्रोग्राम तो देखिए देखिए, साथ थोड़ा सा इंतजार भी कीजिए, क्योंकि एक वक्फा फिर से आन पहुंचा है। तो हमने वो बालों का ट्रीटमेंट भी रहता है अभी, बिल्कुल और ये बताते, छाइयों कोई issue नहीं। ओके जी, तो एक वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात हो रही है आपसे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए और हमारा प्रोग्राम न्यूज़ कैफे देखते रहिए। जी, तो हुमैरा जी, वक्फे से पहले हमें एक कॉलर थी सफ़ीना साहिबा, उन्होंने कहा कि मेरी 2 बेटियां यूनिवर्सिटी में जाती हैं, दोनों के बालों के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बाल उनके जो है ना वो इतने अच्छे नहीं हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो बालों की हेल्थ के लिए, एक तो जिनके बाल ख़राब हैं उनके लिए, और बाकी जो लोग देख रहे हैं जिनके बाल सही भी हैं, सिर्फ एक बचाव और अच्छा और केयर के लिए वो क्या करें, ये बता दीजिए। पहली बात तो ये कि मेरा नंबर स्क्रॉल हो रहा है, वो अपनी बच्चियों की पूरी हिस्ट्री वो मुझे बताएंगी पहले तो, ठीक है ना, बगैर उसके किसी को भी मैं कोई चीज़ रेकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन मैं ये बता दूँ कि इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें हम अपना स्टॉप ऑयल रेकमेंड करते हैं, जो ये यहाँ रखा हुआ आपको नज़र आ रहा है नीचे, स्टॉप ऑयल। हाँ, ये नीचे वाला स्टॉप ऑयल, ये पूरा कोर्स होता है, ट्रीटमेंट होता है। जब बाल ड्राई डैमेज हो जाता है तो उसके लिए ये ऑयल दिया जाता है। अब नाम को ये ऑयल है, लेकिन ये वाटर बेस्ड ऑयल है। यानी अगर आप पानी से भी चाहें तो वॉश कर सकते हैं इसको। ठीक है, यानी माथे पे भी नहीं आएगा ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये बिल्कुल बहेगा नहीं। हाँ, लगेगा स्टिकी, लेकिन आप पानी से भी इसे वॉश कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो हर्ब्स हैं जो आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट दे रही हैं बालों के लिए, ठीक जो ड्राइनेस की तरफ जा रहा है। दूसरा, मैंने कहा कि अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए मैं मेडिसिन दूंगी खाने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी बाल ड्राई डैमेज होता है। अच्छा। तो उसके लिए हम फिर ये अपनी मेडिसिन देंगे। ठीक है। अब रेगुलर यूज़ के लिए आप कोई शैम्पू वगैरह क्या रिकमेंड करती हैं? क्योंकि हम जो टीवी कमर्शियल्स देखते हैं उसमें तो लगता है कि आप ये शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये मसले हल हो जाएंगे। तो क्या वाकई शैम्पू से मसले हल हो जाते हैं? मैंने जैसे फेस वॉश का बताया, स्पेसिफिक नाम दे दिए जाते हैं प्रोडक्ट्स को कि आप ये अब नया आ गया है, यानी पुराना तो खराब था, वो आपने इतने टाइम वो पुराना यूज किया, अब नया आ गया है तो वो वाला इस्तेमाल करें। शैम्पू भी आपके बाल सिर्फ वॉश करता है, क्लीनिंग करता है आपके बालों की, और कुछ नहीं। इसके अलावा शैम्पू की कोई क्वालिटी नहीं होती है। बाल धोएगा, बाल को सॉफ्ट रखेगा, कुछ चीज़ें उसमें मैनेज करके डाली जाती हैं कि बाल सॉफ्ट हो जाए और बाल से जो ऑयल आपने लगाया है या जो डर्ट आपके बालों पे बैठी हुई है वो क्लीन हो जाए। दूसरा, एक खातून ने शायद पिगमेंटेशन का सवाल किया था। छाइयां, उन्होंने इलाज भी करवाया था तो वक्ती तौर पे खत्म हुआ, वो इसीलिए कि स्टेरॉइड्स का इलाज उन्होंने कराया होगा जवेरिया कोहाट से। जी, स्टेरॉइड उन्होंने लगाए होंगे। स्टेरॉइड्स जो एपिडर्मिस लेयर है उसके नीचे जाके बैठ जाती है पिगमेंटेशन, तो वो उन्होंने दबा दिया। अब जब उन्होंने छोड़ा वो ट्रीटमेंट तो वो वापस आ गई अपनी जगह। मैंने क्या कहा कि हम बाहर निकाल के फेंकते हैं प्रॉब्लम को, तो थोड़े दिन के लिए, 1 आध दिन के लिए डार्क होती हैं छाइयाँ, फिर उसके बाद वो ब्रस्ट होके ख़त्म होती हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं आपका ब्लड लेवल नीचे है, आपको आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से छाइयाँ आती हैं। एक छाई उस चेहरे पे आती है जो ऑयली स्किन होती है। ऑयली स्किन जब सूरज की रोशनी में निकलती है तो वो ऑयल की वजह से स्किन जो है वो बर्न हो रही होती है, या चूल्हे के आगे आप लोग काम करते हैं तो बर्न होती है, वो बर्न की वजह से भी पैचेस आते हैं, जिसको वही जैसे मैंने पिगमेंटेशन की क्रीम बताया वो रिजॉल्व करती है उसको कि बाहर निकाल के। कोहाट तो मेरा ख्याल है पहाड़ी इलाका है, ड्राई है वहाँ पर मौसम रहता है। बिल्कुल। तो वहाँ पे जितने भी पहाड़ी इलाके जो होते हैं, जो इस तरह के इलाकों पे मुकीम जो शहरी हैं, उनका
हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। हाँ। क्योंकि वहाँ ब्लड वो फिर वही बात है ना कि ड्राइनेस, अब मुझे वही बात है कि जो कॉलर देख रहे हैं, मेरे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, अपनी पूरी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करें, उसके बाद मैं उन्हें बताऊंगी कि करना क्या। अब छाइयाँ ऑयली स्किन पे भी आती है, ड्राई स्किन पे भी डिस्कस आती है। करने की फीस तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। डिस्कस करने के लिए मैं कोई ये नहीं बोलूँगी कि मेरा बैलेंस डलवा दें फ़ोन में या ये सारे कॉलर्स को पता है कि इवन कोई भी प्रॉब्लम के लिए मुझे कॉल करता है कोई, तो मैं उसका जवाब ज़रूर देती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? ओके, इनका क्या जवाब देंगे? इनका जवाब ये देंगे कि दोबारा कॉल कीजिए। अच्छा जी, तो बात वापस आते हैं हम लोग जहाँ से हमने शुरू की थी डिस्कशन। जो हेल्दी जो लोग हैं उन्हें अपने आप को जो है वो किस तरह अपना वेट कम करना है, इस बारे में आप बताइए। एक तो आपने बताया कि फैट स्मैशर जो है ये 2 महीने का आपका जो कोर्स है ये करेंगे, फ़ोन पे आपसे सारा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा, इस दवा के अलावा क्या आप उन्हें बताते हैं? वॉक करने का, खाने पीने का? मैं एक आटा बताने जा रही हूँ, जो आटा आपने घर में, अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं कि आपने करना है, तो खास तौर पे ये आटा अपने लिए बना के रखें, क्योंकि हेल्थ भी ज़रूरी है। अगर आप क्या बनाना, मतलब मैं मिक्स करके बताऊंगी। हेल्थ इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ लोग वेट लूज के लिए सिर्फ डाइटिंग शुरू कर देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिया, बॉयल खाना खाना शुरू कर दिया, या जो भी आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि मरीजों की जिंदगी में आ गए, अलग से अपने लिए एक एहतमाम शुरू कर देते हैं। वो कमजोर हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, वीकनेस होती है। आटा ये है कि आपने 1 किलो लेना है गंदम, ठीक है, 1 किलो लेना है मकई का आटा, ओके, 1 किलो लेना है जौ का आटा, ओके। ये तो 3 आटे हो गए आपके पास। अब 1-1 किलो की क्वांटिटी में आपने इसमें कलौंजी 4 खाने के चम्मच डालने, ओके। उसके अलावा आपने अलसी जो है वो भी 4 खाने के चम्मच डालने हैं, और सफेद जीरा वो भी 4 खाने के अरे वाह। चम्मच। ये चक्की में कहीं पिसवा लीजिए। इसी आटे की रोटी बना के आपने खानी है। चाहे तो अगर किसी को लुब्रिकेशन की कमी आ रही है, बॉडी के अंदर ड्राइनेस आ रही है, इसी आटे को जब आप गूंदते हैं तो उसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दीजिए। ये आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ाई रोटी होगी, जो आप खाएंगे तो आपका वेट भी लॉस होगा और आपकी हेल्थ में भी इजाफा होगा। तो ये बनी बनाई मिलती कहीं? मुझे तो भूख लगना शुरू हो गई ये सुन के सारा कुछ। बनी बनाई ये थोड़ी सी, देखिए जब आप किसी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं ना, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करना जरूरी है। रिपीट करें ये नुस्खा सारा? मैं बिल्कुल रिपीट करती हूँ। 1 किलो गंदम का आटा, 1 किलो जौ का आटा, 1 किलो मकई का आटा, इसमें 4 खाने के चम्मच हमने अलसी लेनी है, 4 खाने के चम्मच कलौंजी लेनी है, 4 खाने के चम्मच जीरा लेना है सफेद। ठीक है। ये सारा आपने पीस के अपने पास पिसवा लीजिए, किसी चक्की से पिसवा लीजिए, और इसी आटे की रोटी बनानी है। और जिसको अगर ऑयल, मैंने कहा जरूरत है, तो जब आटा गूंदें तो 1 चम्मच उसके अंदर आपने ऑलिव ऑयल डाल देना है। ऑलिव ऑयल इसलिए कह रही हूँ, मैंने अभी लास्ट वीक एक शो किया था ऑलिव्स पे। ऑलिव ऑयल आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नीचे लेकर आता है, ओके, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल करता है, इसलिए ऑलिव ऑयल इस तरह हमें इनटेक करना है। ठीक हो गया जी, आपने रोटी के बारे में बता दिया। इसके साथ अब रोटियां कितनी, कोई 4-5 रोटियां खा सकता बंदा एक टाइम? नहीं, इंसान को देखे जब वजन कम करने पे आता है तो खाना उतना ही खाना चाहिए जो जिंदा रहने के लिए खा सके। अच्छा, थोड़ी सी भूख रख के, जो सुन्नत के मुताबिक भी है। बिल्कुल, हाँ ठीक है। 1 हिस्सा पानी का, 1 हिस्सा हवा का, और 1 हिस्सा खाने का, बिल्कुल इसी ताकि तरह उसे करना पूरा चाहिए। डाइजेस्ट होने के लिए भी ये उसे मेरे स्पेस साथ है। मिले। मैं अगर 1 रोटी चपाती लेती हूँ तो इससे मेरा 1 लुकमा भी मैं ऊपर नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है अब खाना खा लिया है, जितना मुझे नीड थी मैंने उतना खा लिया। मुझे, क्योंकि दोपहर में अगर हम खाना ज्यादा खाते हैं तो आप ये देखिए कि आपको ड्रोजीनेस फील होती है। ठीक है। तो वो कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं ना कि भाई हम तो खुद 1 रोटी खाते हैं, पता नहीं क्यों वेट बढ़ गया। वो पंजाबी पराठा होता है एडा बड़ा, तो मतलब वो उससे वो 1 जो है ना वो ज्यादा है। 4 के बराबर हो जाता है वो। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो फहीम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं असगर अंकल? अल्लाह का एहसान है बेटा। और जैसे जैसे दिन जाते जा रहे हैं, अब तक टेलीविजन का ये प्लेटफॉर्म है, उसमें आपके हवाले से जो प्रोग्राम है उसमें जरा चाशनी बढ़ती जा रही है। अरे आपकी मोहब्बत है। क्योंकि आप जो है ना, अब हमारे लिए इस तरह की मतलब वो करते हैं कोशिशें कि हमें फायदा पहुंचे। तो मोहतरम डॉक्टर साहब बैठी हुई है। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं इनसे सवाल चाहता हूँ, बेटा मुझे ये बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए कि मैं इस वक्त 74 टच कर चुका, समझे। मुझे 5 स्टंट्स भी लगे हुए हैं, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है,
लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा मुझे पैरालाइज का असर भी है, ओह, लेकिन विल पावर की वजह से मैं फर्स्ट क्लास जिंदगी गुजारता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आप हिम्मत कर लेना थोड़ी सी और इसको परेशानियों को दूर रखें तो आप अच्छे हो जाते हैं। जी, लेकिन एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये है बेटा कि मुझे रात को नींद नहीं आती है अच्छा, और 4-4:30 बज जाते हैं और एन उस वक्त जब फजर अब नमाज पढ़नी है तो शैतान जो है और मजीद तंग करता है और आंखें जमनी शुरू हो जाती है। सही है। तो कभी आपने कोई ऑयल मसाज वगैरह किया है हाथ पैरों पे इसके लिए? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। किया है? तो कोई अफाका हुआ उससे? अफाका हुआ, बेशक अफाका हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि कोई एलोपैथिक के हवाले से ऐसा बताएं कि मैं कुछ इस तरह करूँ अब कि मुझे कम से कम रात को 11 बजे तो नींद आ जाए। अच्छा, चले आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया असगर अंकल। आप प्रोग्राम देखिए, हमारे पास वक्त भी कम है, हमने आपकी बात का जवाब देते हैं और आपकी मोहब्बतों का, पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। आप बस सेहतमंद रहिए, सलामत रहिए, खुश रहिए जनाब। अच्छा देखिए, इन्होंने जैसे बताया ये हार्ट पेशेंट भी हैं, स्टंट भी लग चुके हैं, शुगर पेशेंट भी हैं। अब जैसे शुगर जो है ना, मेन जो शुगर की दवाइयाँ आप लेते हैं ना वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। जो हम शुगर की बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से आपको नींद की कमी की शिकायत, हार्ट का प्रॉब्लम, आँखों का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम ये ज़्यादा आ रहा होता है। तो उसके लिए मैं ये दोनों दवाइयाँ साथ देती हूँ जो शुगर पेशेंट के लिए भी है, जो शुगर को कंट्रोल करेगी ताकि आपके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना आए और आपकी वीकनेस को रिजॉल्व करेगी। तो वो जो बाकी इंसुलिन वगैरह और बाकी उन सारी चीज़ों से इस्तेमाल होती रहे साथ साथ, ये कोई मसला नहीं मेडिसिन है। ऐसी है कि अभी तो मैं नहीं स्किप करवाती हूँ इंसुलिन, लेकिन ये खाने के साथ साथ जब वो थोड़ा टाइम हो जाएगा तो इंसुलिन स्किप कर सकते हैं वो इस मेडिसिन के साथ। अच्छा, ठीक ठीक है ना। है। दूसरी चीज़ उन्होंने नींद का बताया है, पैरों के तलों में इनको कोई भी ऑयल का मसाज करके सोएं और रात को नहीं तो सुबह एक चुटकी कलौंजी का या तो ऑयल ले लें या फिर ये कि कलौंजी आप 7 दाने जो कहते हैं वो खाना शुरू कीजिए मेथी दाने के साथ, उतनी क्वांटिटी के साथ। इंशाल्लाह आपकी दिमाग में जो वो कहते हैं ना खुश्की हो गई है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हुमैरा जी। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने आज मुफीद मशवरे हासिल किए हैं हुमैरा नाज साहिबा की जानिब से। काफ़ी सारे जो है ना हमने वो मुफीद जो है ना वो इलाज जाने। तो जिन लोगों की कॉल शामिल नहीं कर सकते वो स्क्रीन पर नंबर चलते रहें, आप डायरेक्टली कॉल करके कोई भी मसला जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास को और मेरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।